दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी की तरफ महा मैराथन क्लास में जुड़ना है, तो मेरे दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 26 तारीख और मेरे दोस्तों 27 तारीख के शाम के 6:30 बजे हमारा महा मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों हमारे मैराथन क्लास में ज्वाइन करना ना भूले। तो फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन को देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को पूरा फास्ट के साथ मेरे दोस्तों आप लोगों को ज्योग्राफी में जैसे बताया था D2 आपके पेपर में वही क्वेश्चन छप गया है। ऐसा ही मेरे भाई आपके ज्योग्राफी के साथ साथ आपका जो पॉलिटिकल का एग्जाम है या आपके हिस्ट्री का एग्जाम है D2 वैसे ही क्वेश्चन आएगी दोस्तों। बस आप लोगों को बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों बस रिवीजन कर लेना है। तो आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो हमारा मेगास्थनीज है वो भारत के किसके दरबार में आए थे? थोड़ा सा सुन लीजिए। 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, 30 में 30 एकदम करेक्ट करना ही करना है, और 10 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2-2 मार्क्स का, यानी मेरे भाई बोल सकता हूं सर 6 क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स का, तो 12 मार्क्स यानी 42 मार्क्स। और मेरे भाई प्रैक्टिकल में आपको मिल जाएगा 18। टोटल आपका क्या हो गया? चुटकी में आप ला सकते हैं 60 मार्क्स, चुटकी में ला सकते हैं मेरे दोस्त। बस कायदा होने चाहिए, 30 में 30 एकदम सही करके आना है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 6 को पूछा जाएगा 6 में से 6 सही करना है मेरे दोस्त। बस आप लोग ऑब्जेक्टिव जब भी मैं बताऊं समझने की कोशिश कीजिएगा, वही क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो 42 और 18 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में मिलेगा ही मिलेगा, 60 मार्क्स आप चुटकी में ला सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन है सर हमारा कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो बताएंगे सर मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हमारा मेगास्थनीज आए थे। अगला है सर कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? जो हमारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया था वो व्यक्ति का नाम था क्या मेरे दोस्तों? उदयन। अब एक क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना कौन सा नदी के किनारे हुई थी मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा पुनपुन नदी, संगम नदी, याद रखना है, ठीक है। ये 3 गो नदी है मेरे दोस्तों जिसके माध्यम हमारा पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो हमारा चीनी यात्री फाहियान है वह किसके शासनकाल में भारत आए थे मेरे दोस्तों? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके शासनकाल में हमारा कौन आया था? फाहियान। जैसे अभी प्रश्न देख पा रहे हैं ना एग्जाम में, वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला है सर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है आखिर इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो बताएंगे सर नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करने वाला था वो था हमारा कुमारगुप्त। याद रखना कौन था मेरे भाई? गुप्त शासक हमारा कुमारगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते सर मेगास्थनीज कौन था? बात करते सर हमारा मेगास्थनीज कौन था, और एक क्वेश्चन इसी में ही मिक्सिंग आता है कि कॉलिंग मैकेंजी कौन था। सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके पेपर में भाई। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था मेरे भाई? मेगास्थनीज कौन थे? तो बताएंगे सर यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत थे। अगला प्रश्न पे आते सर शक संवत का आरंभ किसने किया था? अब जो हमारा शक संवत है इसके आरंभ करने वाला कौन था? तो शक संवत का आरंभ करने वाला कनिष्क था। कौन था मेरे भाई? कनिष्क थे। और मैं आप लोगों को अगला वीडियो में 5 मार्क्स का किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी, 3 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन कंप्लीटली मेरे दोस्तों लेकर आ रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी उस समय ये भारत में था, लेकिन जैसे हमारे देश आजाद हो गई तो बंटवारे की वजह से कहां चला गया है? तो बताएंगे सर हमारा वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। कहां पे? पाकिस्तान भी चले गए। अगला है सर भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री से मिला है? भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है? तो बताएंगे सर हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे सर सरनियों? चंद्रगुप्त द्वितीय इसका हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र का उपाधि लगाया है? आखिर वो कौन सा शासक है जिन्होंने सबसे पहले यानी अपने नाम से पहले देवपुत्र का उपाधि लगाया है? तो बताएंगे सर हमारा कुषाण शासक ने अपने नाम के पहले देवपुत्र का उपाधि लगाया है। कुषाण वंश के जो शासक थे, याद रखना है उनके जितने शासक थे कुषाण वंश के सारे शासक मेरे दोस्तों याद रखना अपने नाम के पहले याद रखना क्या लगा है? देवपुत्र का इस्तेमाल किए हैं।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हरिसेन द्वारा रचित पर्याग प्रस्ति किस भाषा में लिखा गया है? अब हरिसेन द्वारा रचित पर्याग प्रस्ति जो है वो कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो बताएंगे सर हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखने में तो क्वेश्चन लग रहा है सर 3 मार्क्स का, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगी। देखिए मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन को ना रट्टा नहीं लगाना है, बस मैं समझा रहा हूं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टिन धातु मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था। इसी कारण से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग ने औजार बनाने के लिए तांबा और टिन के मिश्र धातु कांसा का उपयोग किए थे, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम हमारा याद रखना है हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, जिसे हम लोग कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसी के नाम से हमारा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी लोग जानते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास से प्राप्त हुई है। कहां से? तो बताएंगे सर सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास से प्राप्त हुई है। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कहा जाता है। नहीं समझ में आया मेरा बात को सुनिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। बस सिंपल से लिखना है क्योंकि 2 ही मार्क्स का आएगा और आपको 30 शब्द में ही आपको उत्तर लिखना है, ज्यादा बड़ा करके भी कोई प्रॉफिट नहीं है भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए आप प्रश्न आती है कि सर मनके किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों हमारे हाथों के माध्यम से जो बनाए जाते थे उसको हम लोग मनके कहते हैं। वही कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने की किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियपन, क्रिस्टल, सेल खड़ी, तांबा, जिस्पर, क्वार्ट्ज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसे धातु का उपयोग किया जाता था। याद रखना इतना सिंपल सा है, आपको याद हो गई होगी। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए भाई, जहां पे ये प्रमाण मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिंचाई हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम निम्नलिखित है, जैसे हम बोल सकते हैं स्वर्तघुई और हमारा धौलावीरा। क्या होगा सर? 2 स्थान, याद रखना ए और बी 2 स्थान है जहां पे सिंचाई से फसलों का उत्पादन हुई है। ये प्रमाण मिला है हमारा धौलावीरा और हमारा स्वर्तघुई। ठीक है, अगला प्रश्न बात है सर, हड़प्पा सभ्यता के लोग के व्यापारिक संपर्क किन देशों से था? अब हमारा क्वेश्चन आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, इनका व्यापारिक संबंध किन किन देशों के साथ था? तो देखिए मेरे भाई, इसका पहला था हमारा मेसोपोटामिया के साथ, ओमान के साथ, बहरीन के साथ और ईरान के साथ। याद रखना इन देशों के साथ हमारा हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संपर्क था, जिससे वो अपने सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, आयात और निर्यात करते थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से प्राप्त करते थे? जो हमारे हड़प्पा वासी थे वो सोना और तांबा आखिर कहां से प्राप्त करते थे? तो बताएंगे सर, हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो कहां से प्राप्त करते हैं? राजस्थान के खेतड़ी से तांबा, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। यानी मेरे दोस्तों हमारा राजस्थान के खेतड़ी जिला से उनको मिल जाते थे तांबा आसानी से, और हमारा जो दक्षिण भारत थे उसको आसानी से मिल जाता था सोना। अगला प्रश्न पे आते हैं सर,
किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? आखिर कौन सा पुरास्थल है जिसमें हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियां मानी जाती है? तो बताएंगे सर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हमारा मोहनजोदाड़ो है। लेकिन एक बार प्रश्न आया था मेरे भाई कि मोहनजोदाड़ो आखिर कहाँ स्थित है? जो हमारा मोहनजोदाड़ो है आखिर ये स्थित है तो कहाँ है? तो बताएंगे सर, मोहनजोदाड़ो जो है वो हमारा पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है, याद रखना है। पाकिस्तान के लारकाना जिले में कौन स्थित है मेरे दोस्तों? हमारा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो का क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर से फैला हुआ था। याद रखना, मोहनजोदाड़ो को जो क्षेत्रफल है याद रखना कितना फैला हुआ था? 125 हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य, ये बात को ध्यान से देखिए, गोत्र को परिभाषित कीजिए। देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन आती है कि गोत्र से आपको क्या समझ में आता है? आखिर हम लोग बोलते हैं ना भाई हमारा गोत्र या गोत्र बोलते हैं या नहीं, तो गोत्र का मतलब क्या था सुनिए। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है। ये नया हमारे जनरेशन में जो आज गोत्र है ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक समय ऐसी आएगी मेरे दोस्तों कि गोत्र समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आदिकालीन प्राचीन काल से हमारा चलती आ रही है और ये मानव समाज द्वारा बनाया गया रीति रिवाज का एक हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। जैसे मैं कौन से पूर्वज की संतान हूं, यह हमारा गोत्र डिसाइड करेगी। समझ में आ रही है ना? यह हमारा गोत्र डिसाइड करेगा मेरे दोस्तों कि गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। इसे हम लोग गोत्र कहते हैं। आते हैं सर अगला, कुल और जाति। एक्चुअली ये प्रश्न आपके पेपर में 3 मार्क्स का भी आता है, तो मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में समझा रहा हूं, फिर मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आखिर इसका आंसर आपको कैसे लिखना है डिफरेंट। सुनिएगा, कुल तथा जाति का अर्थ। सांस्कृतिक ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए मेरे भाई? कुल शब्द का प्रयोग जो किए जाते हैं वो हमारा परिवार के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? परिवार के लिए किए जाते हैं। और जाति शब्द का बांधों के बड़े समूह के लिए होता है। बांधों के क्या होता है मेरे भाई? बड़े समूह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारा जाति। कुल हमारा परिवार के लिए माना जाता है और हमारा जो है मेरे दोस्तों जाति ये पूरी तरह से हमारा बांधों के बड़े समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, अंतर विवाह से आप क्या तात्पर्य है? अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। जैसे मेरे भाई, मैं अपना नानी के बेटा से, बेटी से, या नानी की नहीं मतलब मौसा का बेटा से, मामी के बेटी से जब मैं शादी करूँ ना, तो ये हमारा अंतर विवाह हो गया। वही कह रहा है कि अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। मतलब एक हमारे फैमिली के अंदर में ही हमारा शादी हो जाएगी। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। ठीक है, ये सब कौन किसका हो सकता है अंतर विवाह? जो एक जाति से हो या एक कुल से हो या एक ही गोत्र का हो, तो अब उनका होता है क्या? अंतर विवाह। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, स्तूप क्या है? मेरे दोस्तों, स्तूप संस्कृत का अर्थ टीला है। देखिए, स्तूप जो भाषा है ना मेरे भाई, शब्द है, ये संस्कृत भाषा का लिया हुआ शब्द है। स्तूप जो है ये हमारा संस्कृत भाषा से लिया हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है टीला। ढेर या थुहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? जब महात्मा बुद्ध का पूरी तरह से मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उनकी जो अस्थियां थी, महात्मा बुद्ध का जो हड्डियां थी, उनको 8 भागों में डिवाइड किया। कितना मेरे भाई? 8 भागों में हमारे महात्मा बुद्ध की हड्डियों को विभाजित किया, यानी बांटा, तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। और उन्हीं पर मेरे दोस्तों समाधि, मतलब उनको जहां पे जलाया गया था उन्हीं पर एक स्तूप बनाया गया था, टीला टाइप का, उसी को नाम दिया क्या? स्तूप। याद रखिएगा, सीधा सीधा याद रखना कि स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ टीला होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जब महात्मा बुद्ध का पूरी तरह से मृत्यु हो गई तो उसके हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? स्तूप कहा जाता है।
अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर, जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म का 3 गो रत्न है। एक हमारा होगा मेरे दोस्तों समसायिक दर्शन, एक होगा समसायिक आचरण और एक हो जाएगा हमारा समसायिक ज्ञान। ये सब क्वेश्चन जो आप लोगों का आएगा ना मेरे दोस्तों, याद रखना 6 क्वेश्चन आ गया आपका 12 मार्क्स का। तो यूं ही आप चुटकी में 12 मार्क्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर पूरा कंप्लीटली लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया और देख लेना है भाई। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वो हमारा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे दोस्तों? हमारा महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे शेर सन्नियों? तो बताएंगे सर कुंडल ग्राम में हुई थी। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुई थी। बस याद रखना, महात्मा बुद्ध के जीवनी, महावीर स्वामी के जीवनी, कबीरदास के जीवनी, गुरु नानक का जीवनी, महात्मा गांधी का जीवनी, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अब गौतम बुद्ध ने मेरे दोस्तों अच्छी तरह से तपस्या किया। गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान मिल गई। जब उनको ज्ञान मिल गई तो वो सोचने लगा कि चलो भाई हम लोगों के सामने बांट देते हैं। जब लोगों के सामने उन्होंने पहला उपदेश दिया, या प्रथम उपदेश की घटना को ही हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहलाते हैं। नहीं समझ में आए? फिर से सुनिए। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब हमारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने सोचा अरे भाई मैं ज्ञान को रख कर क्या करूं, चलो मैं लोगों में बांट देता हूं। जब उन्होंने लोगों में बांटने की सोचा तो मेरे दोस्तों ये हमारा प्रथम उपदेश था, और प्रथम उपदेश को ही हम लोग बोलते क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। आइए सर, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट को आपको बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। सांची का स्तूप की खोज किसने की थी? तो बताएंगे सर जनरल टेलर ने किया था। सांची का स्तूप की खोज कब किया था? 1818 में। सांची का स्तूप की खोज किसने किया था? जनरल टेलर ने किया था। और मेरे दोस्तों याद रखना है कब किया था? 1818 में किया था। लेकिन सबसे पहले पढ़ा था कौन स्तूप को? जेम्स प्रिंसम। याद रखना कौन? जेम्स प्रिंस। याद रखना मेरे दोस्तों, भूलना नहीं है भाई। अगला है सर महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कपिल वस्तु के निकट का मतलब सामने, कपिल वस्तु के सामने लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बस याद रखना गौतम बुद्ध का जन्म जो होती है कहाँ पे? नेपाल में होता है। ठीक है, कहाँ पे होती है मेरे दोस्तों? नेपाल में। वो नेपाल कहाँ है? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सर जो हमारा अमरावती का स्तूप है वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती का जो स्तूप है मेरे शेर सन्नियों, ये कहाँ पर स्थित है सर? तो बताएंगे अमरावती का जो स्तूप है वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। याद रखना है, पहला पूछा जाएगा तो बताएंगे सर पहला ऋषभ देव। याद रखना क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहला हो जाएगा हमारा ऋषभ देव, और हमारा अंतिम हो जाएगा महावीर स्वामी जैन। 3 को याद रखिएगा। पहला पूछा जाएगा ऋषभ देव बताना है, 23वें पूछे जाएंगे पारसनाथ बताना है, और अंतिम पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी जैन बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? अब आपसे यहाँ पे पूछा गया जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे आखिर कौन था? तो बताएंगे सर ऋषभ देव। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष हमारा कौन? तो बताएंगे सर वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। और उसका जो उपाध्यक्ष था वो हमारा अशोक घोष। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे 26 तारीख और मेरे भाई हमें 27 तारीख के महा मैराथन क्लास में ज्वाइन करना है फ्री में, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ महा मैराथन क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जहां मैं करने वाला हूं धुआं, तो मेरे भाई आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशन का लिंक दिया है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग हमारे साथ मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। अल्बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना किया था? अब हमारे जो अल्बिरूनी चाचा है उन्होंने आखिर कौन से पुस्तक की रचना किया था? तो बताएंगे सर अल्बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किया था। कौन सी किताब? तो बताएंगे सर अल्बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किया था। कौन सा किताब का? तो बताएंगे सर अल्बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किया था। अगला है सर इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? अब क्वेश्चन आ जाती है कि हमारे इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो बताएंगे सर इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। मेरे दोस्त बस ईमानदारी पूर्वक देख लेना है, क्योंकि हमारा माँ बाप वेट कर रहे भाई हमारे रिजल्ट का। अगर हमारे रिजल्ट खराब होगी मेरे दोस्त तो हमारे माँ बाप का सर झुक जाएगी।
और हमारा रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो सबसे चौड़ा सीना मेरे घर वाला का होगा। अब आपको सोचना है भाई आपको क्या करना है, आप अपने पेरेंट्स को दुख देना चाहते हैं या आप अपने पेरेंट्स को सुख देना चाहते हैं, ये आपके सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए स्टडी में और अपने फ्यूचर पर ध्यान दें। लाल पीला हरा के चक्कर में ये जिंदगी को बर्बाद मत करना, क्योंकि लाल पीला हरा के चक्कर में अगर अपने जिंदगी को बर्बाद करेंगे तो एक समय ऐसी आएगी जहां पर आपको मेरे दोस्तों बहुत सारे कलर दिखेंगे, बहुत सारे आपको कलर दिखाया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कलर नजर आएगी। उन सब कलर में वो होगा ब्लैक कलर, क्योंकि उस समय आपका दुनिया अंधेरा हो जाएगी। इसलिए रोशनी अभी है, अपने जीवन को संवार लीजिए। यकीन मानिए मेरे दोस्त, आज जिसने आपको ठुकराया है एक दिन ऐसा समझ लाओ कि वो खुद आपसे मिलने के लिए आओगे, वो खुद आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाओ पहले, ठीक ना। अभी लाल पीला हरा के चक्कर में ना जाना तोहनी रे। हम आशा कर रहे रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रहे, बहुत भाला से तोहनी बुझल पा रहे, उम्मीद करबो ना रे भाई। क्वेश्चन है सर, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कहाँ का मेरे शेर सनियो? तो बताएंगे सर दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे। कहाँ का? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए था? जो हमारे इब्न बतूता थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो बताएंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? हमारे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक सॉरी इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पलट गया कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। अल बिरूनी किसके साथ भारत आए थे मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर मोहम्मद गजनवी के साथ। अगला, उलूक किसे कहा जाता था? आशो डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। डाक व्यवस्था कितने प्रकार थे मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा 2 प्रकार का था। एक था सर आशव डाक व्यवस्था, एक पैदल डाक व्यवस्था। एक घोड़सवार डाक व्यवस्था थी और एक पैदल डाक व्यवस्था था। याद रखना है। तो हमारा उल्लू किसे कहेंगे मेरे भाई? जो हमारा आशो, जो घोड़े के माध्यम से एक अपने चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाया जाते थे, इसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों आशो डाक व्यवस्था। और जो पैदल जाते थे इसे हम लोग पैदल डाक व्यवस्था के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है सर, निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? अब क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, निर्गुण से पहले सगुण देखिए मेरे, सगुण भक्ति परंपरा क्या है? देखिए, शिव विष्णु उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती थी एवं इनकी मूर्त रूप से पूजा की जाती थी। ये लोग क्या करते थे मेरे भाई? शिव की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, उनके अवतारों एवं देवियों का भी उन्होंने क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। सौगुण भक्ति परंपरा कहलाता था। जो मूर्ति की पूजा करते थे इसे हम लोग सौगुण परंपरा कहते थे। जो मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, जो कहते थे कि ईश्वर एक है, दुनिया में इसके अलावा कोई और नहीं है, जो मूर्ति पूजा का घोर विरोधी करते थे, उनका नाम था क्या? निर्गुण। सौगुण उन्हें कहते थे, सौगुण उसे कहते थे जो मेरे दोस्तों मूर्ति पूजा क्या करते थे, और निर्गुण उसे कहते हैं जो हमारा, याद रखना है, मूर्ति पूजा का विरोध में थे। अगला, ऐसे सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था? सबसे पहले हमारे भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाला था कौन मेरे भाई? तो हमारा अलवर और नैनार संत। कौन थे मेरे दोस्तों? अलवर और नैनार संत थे जिन्होंने सबसे पहला हमारे भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। 2 भक्ति संतों के नाम बताएं तो 2 भक्ति संत का जो नाम होगी वो हमारा अंडाल और हमारा कराईकल अमैया। याद रखना है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंडाल और कराईकल 2 व्यक्ति थे। हमारा स्त्री में पूछा गया मेरे भाई, भक्ति परंपरा के 2 स्त्री का नाम पूछा गया, तो अंडाल और कराईकल। तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से अगर 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं लेकर आ रहा हूं जबरदस्त तरीके से देसी लैंग्वेज में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। बाकी शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।